हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करने से पहले हम बात करेंगे, हम इसके अंदर चर्चा करते हैं चार्ज की। चार्ज हमारे पास क्या होता है। चार्ज हमारे पास मैटर की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे। चार्ज की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, चार्ज हमारा क्वांटाइज फॉर्म में होता है, यानी कि चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके मल्टीपल के रूप में हमारे पास क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है चार्ज की, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज की हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, तीसरी बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, वो इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर की तरफ लेगा, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोड़ेगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे वो आगे एब्जॉर्ब होंगी। अब हम देखने वाले हैं चार्ज से आगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक्स में जाते हैं तो सबसे पहले हमको डील किससे करनी पड़ती है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि पहले इतना पढ़ते हैं, इसने क्या बोला है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स वो किसके बराबर होगा, उन दोनों चार्ज के जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर उसने बोला है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली रूप में कैसे देखेंगे वो देखते हैं। यानी कि इसने सबसे पहले बोला हमारा F जो है, यानी कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके समानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। यानी एक चार्ज मेरे पास Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अब इसको मैं मोड में ले लेता हूँ, प्लस माइनस बाद में हम देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 एंड Q2 के मल्टीपल के। अब इसने क्या बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F समानुपाती किसके है, इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। अब इसका पूरा कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं, F समानुपाती किसके है हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ेगा, यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं इसको हटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे K हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्योंकि इसको हटाया तो हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट आ गया। अब इस K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू हमारे पास होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है 10, इसलिए एग्जैक्टली 10 नहीं होता है, 8.98 होता है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन में 9 यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ये था तो ये बटा में चला गया, यानी एप्सिलॉन में गया, तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिट उल्टी हो गई, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अब अगर मेरे पास जो चार्ज है वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, यानी कि उस मीडियम का हमारे पास कुछ भी मान लीजिए न्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, और ये म्यू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे बटा में आएगा, यानी कि इसका म्यू यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू क्या निकल के आई, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ, यानी कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इसका प्रूफ हो गया। इसने क्या बोला, ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है, ये हम अपने आप निकाल सकते हैं। इसने बोला अट्रैक्शन और इसका क्या है, रिपल्सन किसके समानुपाती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनदर चार्ज बॉडी, यानी कि एक जो हमारे पास चार्ज बॉडी है वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र में रखी हुई है, एक्सपीरियंस ए फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके डिफाइन होगा, एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पे लगने वाले फोर्स अपॉन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड q डैश ऑफ द टेस्ट चार्ज, यानी कि अगर हम q डैश चार्ज, कोई q डैश चार्ज लेते हैं तो वो किसके, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, उस पे लगने वाले फोर्स अपॉन उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F बराबर q e, यानी कि q डैश e, ये हमारा फोर्स किसके बराबर होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर ये हमारा F होगा। अब अगर Q हमारा बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट ले सकते हैं और इसको लिमिट को 0 के बराबर कर सकते हैं। तो वो कोई हमारे लिए काम की चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, F अपॉन Q, और F हमारा क्या हो गया, QE। अब हम देखते हैं फील्ड लाइन। फील्ड लाइन क्या होती है, ये हमारे पास ये हमको दिखाई नहीं देती है, यानी ये इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से ट्रांसमिट होती हैं और हमारे पास नेगेटिव चार्ज पे एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, बाकी वो कोई हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं कि पॉजिटिव से हमारी निकलती है और नेगेटिव पे हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये ऐसा कर्व होता है, अगर मैं इसकी टेंजेंट लूंगा तो वो टेंजेंट क्या करेगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट करेगा। ये एक ऐसा कर्व होता है, अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट लूंगा तो वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट करेगी, यानी उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगी। जैसे हमारे पास ये लूप है और इसके अंदर ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर हमको यहाँ पे फील्ड लाइन देखनी है, यानी कि डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको टेंजेंट लूंगा और वो जो टेंजेंट होगी वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा होगी। यानी कि अगर यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पता लग जाएगी। यानी कि ये हमारी टेंजेंट जो है इसको क्या प्रेजेंट करेगी, इसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगी। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए नॉर्मल सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमारे पास कोई भी सेटअप है, उसके अंदर जो हमारी कोई भी, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, बॉडी के अंदर से यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो भी हमारी फोर्स लाइन पास होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी पास होगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने क्या लिया, एक डीएस पार्ट ले लिया, यानी कि एक इसका छोटा सा पार्ट ले लिया डीएस। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस तरफ जा रही है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब इसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमारा, मैं इसका क्या लूंगा, अगर हमारे को क्या निकालना है, इसका मान लीजिए क्या हुआ, फ्लक्स कितना हुआ, डी फाई, छोटे से का डी फाई होगा, तो डी फाई हमारे पास क्या होगा, ई डॉट डी एस कोस थीटा। ये कहां से आया, ये डी एस और यहाँ पे कोस थीटा, ये कोस थीटा हुआ, ई कोस थीटा इंटू डी एस। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई कोस थीटा इंटू डॉट डी एस। यही इसने ऊपर लाइन में बोला है
कि लाइन्स हमारी क्या होंगी, पास जो इसके परपेंडिकुलर पास होगी वो इसके क्षेत्रफल यानी कि इसके एरिया के और इस लाइन के मल्टीपल के बराबर होगा। अब मेरे को क्या करना है, इसका पूरे का लेना है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ds के बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे। अब सारों को मैं सम करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पूरा टोटल कितना हो जाएगा 5, और इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है, यानी कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, और हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, एरिया का। तो ये हमारे पास एरिया हो गया e cos थीटा इंटू ds। ये हमारे पास क्या होगा, e cos थीटा इंटू ds। अब क्या हुआ, मैंने क्या मान लिया कि हमारी लाइंस हैं वो पहले से ही क्या है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसके नॉर्मल पे 90 डिग्री पे है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यानी कि ये पहले से ही इस तरह है, तो इसका एंगल cos थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1। तो हमारे पास 5 क्या हो गया, इसका क्लोज इंटीग्रेशन e डॉट ds। ये हमारे पास क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन e डॉट ds। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है गॉसेस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास है। द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लूड विद इन द सरफेस। यानी कि हमारे पास जो भी नॉर्मल मतलब हमारे पास क्या बोल रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यानी कि इसने बोला नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इंक्लूड विद इन द सरफेस। यानी कि हमारे पास कोई भी सरफेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो उससे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे हमारा चार्ज, टोटल चार्ज इस पे जितना भी चार्ज है हमारा उसके एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब इसका हम क्या देखेंगे, प्रूफ। तो अब हम देखते हैं गाउस लॉ का प्रूफ। सबसे पहले गाउस लॉ का प्रूफ देखने से पहले हमारे पास क्या बनते हैं, दो केस बनते हैं। पहला केस हमारा चार्ज क्या होगा, बॉडी से बाहर होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा चार्ज उसके अंदर होगा। तो सबसे पहले केस हम देखते हैं, चार्ज इनसाइड द बॉडी। अब चार्ज इनसाइड द बॉडी, तो हमारे पास जैसे मान ली ये सरफेस मान ली, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट चार्ज क्यों है। अब क्यों चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना इधर है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, और ये हमारा किस एंगल पे है, इसका ई हमारे पास है थीटा एंगल पे। अब थीटा एंगल पे है, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई क्या मानूंगा, छोटा सा यहाँ पे एरिया मानूंगा। इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब हमारे पास हमको क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल होगा तो मैं क्या लूंगा, ई कोस थीटा। अब हमारे पास ये क्या है, ये एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा। अब ये हमारा दो लाइन के बीच का एंगल नहीं है, ये हमारा एंगल है ऐसे एंगल। जैसे ये मेरे पास कोई क्या था, छोटा सा इसका सरफेस था, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये हमारा एंगल है डी ओमेगा। ना कि दो लाइन के बीच का, दो प्लेन के बीच का एंगल नहीं है, ये किसी मैंने कोई एरिया के बीच का एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब हमारे पास इसको मैं मान लेता हूँ आर। तो हम पीछे क्या पढ़ा है हमने, अगर छोटे से पे लेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी फाइव। अब डी फाइव को हम क्या लिखेंगे, डी फाइव इक्वल्स टू ई कोस थीटा डॉट डी एस, इसका क्लोज इंटीग्रल। अब हम अगर एक पॉइंट पे यानी कि छोटा सा चार्ज है, यानी छोटे से चार्ज के लिए लगेगा, तो हमारे पास ई क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के कितना है हमारे पास, के है, क्यों आर स्क्वायर। अब मैं इसको ई को यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, डी फाइव इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा डी एस। ये हमारे पास क्या हो गया, के क्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको मैं, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूं, के क्यू अपॉन
कोस थीटा ds अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है मेरा, ये वैल्यू है हमारी डी ओमेगा, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, के क्यू इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब हमारे पास एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल 2 पाई नहीं लिखना है, क्योंकि ये सॉलिड एंगल है, ये चारों तरफ होगा, तो इसका यानी कि हमारे पास एंगल कितना होगा, 4 पाई। ये आपको ध्यान रखना है। हम फ्लो में क्या करते हैं, इसको 360 डिग्री लेते हैं और 2 पाई लिख देते हैं, तो 2 पाई हमको नहीं लिखना है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा, 4 पाई। तो हमारे पास के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू है, और डी ओमेगा कितना है, 4 पाई। अब 4 पाई से हमारा 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास ये एक चार्ज है, अगर बहुत सारे चार्ज हुए तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हमारा चलता रहेगा, यानी कि सभी चार्ज के लिए हमारा चलता रहेगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस Q2। यहाँ पे एक चार्ज है, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, इसका सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर, यानी कि E डॉट ds, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा हमारे पास चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया गाउस लॉ, यानी कि अगर हमारा अंदर में चार्ज है तो हम क्या करेंगे, डी फाई हम जानते हैं E कोस थीटा होता है, उसके बाद के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिए, पॉइंट मान के इसको सोल्व किया। अब इसकी वैल्यू E की वैल्यू हम अगर यहाँ पे रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा ds, कोस थीटा ds आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 पाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये क्या होगा, ऐसे वाला एंगल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 4 पाई होगी। तो 4 पाई हमने इसका रखा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था एक पॉइंट के लिए। अगर हमारे पास ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सॉरी इसका समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल हमारा जो क्यू होगा, यानी टोटल जो चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं केस 2, अगर हमारा चार्ज क्या है, इसके बाहर है। केस 2 है हमारे पास, हमारी बॉडी, हमारा चार्ज क्या है, आउटसाइड द बॉडी, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये हमारे पास क्या है, कोई क्लोज लूप है। तो इसके बाद हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज क्यों है। अब इससे हमारे पास क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो वो क्या होगी, इसको इधर से इंटर करेंगी और इधर से बाहर निकल जाएंगी। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, हमारे पास क्या था, क्यों चार्ज अंदर था, तो हमारी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। अब इस केस में अंदर आई और वापस चली गई, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा, हमारे पास 3 इधर से एंटर कर रही है, 3 बाहर निकल रही है, तो कितना बचा, 0 बचा। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं अंदर में कोई। वहां पे पहले वाले केस में जब हमने गाउस लॉ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, क्लोज लूप के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका समीशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कोई चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चार्ज की अगर वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास टोटल फ्लक्स का वैल्यू भी कितना हो गया, 0 हो गया। और दूसरा ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फील्ड लाइन आई और वापस निकल गई, यानी इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं बची। उसके पहले एक केस में क्या हो रहा था, हमारे पास फील्ड लाइन सिर्फ मतलब इमिट हो रही थी और वो बाहर निकल रही थी। तो ये हमारे पास अंतर है, इसमें आ रही है वापस जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, I इक्वल टू 0। हमको केस फर्स्ट इंपोर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई वॉल्यूम दिया हुआ होगा और उस वॉल्यूम का हमारे पास कितना डेंसिटी कितना है, वो है रो। तो अब हमको रो से क्या लिखना है, क्यू लिखना है। क्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू रो डीवी। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल अगर इसकी
वॉल्यूम में हम क्या निकाल देंगे, रो निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। अब हम फ्लक्स पढ़ चुके हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यानी टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं क्यू को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रो डीवी लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। ये मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ई डॉट डी एस, यानी कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, मेरे को क्या दे रखा है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी। अब मेरे इधर ds है और इधर dv है, दोनों को मेरे को सेम करना है, तो दोनों को सेम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर हम मैथ में पढ़ चुके हैं ds का डाइवर्जेंट लेते हैं, यानी डाइवर्जेंट फॉर्म लेते हैं ds की, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, dv। तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉरी, dv का डाइवर्जेंट हमारे पास क्या होता है, ds होता है, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, डाइवर्जेंट ऑफ dv कितना होता है, ds। तो ds को हम क्या लिख सकते हैं, ds को लिख सकते हैं डाइवर्जेंट ऑफ dv। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्जेंट dv इंटू ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंट ऑफ ई इज इक्वल टू ये dv इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, या फिर इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका टोटल वॉल्यूम कितना है v, और ये टोटल वॉल्यूम कितना है v, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बता, डाइवर्जेंट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम डेल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या होगा, गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे मिलते हैं अगले वीडियो।